मुझे पार्ट 2 के सटीक ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला, लेकिन नेपाल प्रोटेस्ट्स फुल स्टोरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, अभी अ न्यू पार्ट 2, करप्ट लीडर्स पुश्ड आउट, कैन नेपाल्स जेन्स पुट आउट थे के कंटेंट और सार्वजनिक रिपोर्ट्स के आधार पर मैं एक विस्तृत विश्लेषण दे सकता हूं कि इस भाग में क्या क्या मुद्दे उभरे हैं, किन कारणों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जेन जेड की भूमिका क्या है और आगे क्या संभावनाएं नजर आती हैं। डैश 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 पार्ट 2 की शुरुआत इस बात से होती है कि नेपाल में विरोध केवल असंतोष का भाव नहीं है, बल्कि यह एक गहरा व्यवस्थित भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेतृत्व की स्वीकार्यता से जुड़ा है। कई युवा महसूस करते हैं कि उनके नेता, चाहे वो स्थानीय हो या राष्ट्रीय, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। भ्रष्टाचार ने सरकार की विश्वसनीयता को हानि पहुंचाई है। सरकारी योजनाओं में घोटाले हुए हैं, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता गिरी है और संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। ये बातें युवा वर्ग विशेषकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर जोर शोर से उठा रहे हैं। जेन जेड यानी वो पीढ़ी जो तकनीकी रूप से जागरूक है, सूचना की पहुंच से लैस है और सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठा सकती है, उनके लिए ये सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि कार्रवाई का समय है। इस हिस्से में कहा जाता है कि ये युवा नेता सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए सत्ता चाहते हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं। लोग यह देख चुके हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी नेता उन वादे नहीं निभाते, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचा हो या रोजगार के अवसर हो, और निराशा बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन की एक मुख्य ट्रिगर घटना बनी सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध। सरकार ने विरोध के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ब्लॉक या मॉनिटर करने की कोशिश की, जिससे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश लगती है। युवा वर्ग इस बात से खासे गुस्से में है क्योंकि डिजिटल एक्सप्रेशन और सूचना आदान प्रदान अब उनकी सोच का अहम हिस्सा है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके संवाद के साधनों को बंद किया जा रहा है, तो विरोध और ज्यादा उग्र हो जाता है। पार्ट 2 में यह भी बताया गया है कि किस तरह सरकार, विशेष राजनीतिक दल और नेता अपने लाभ के लिए कानूनों और संस्थाओं को मोड़ रहे हैं। न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक, सब जगह राजनीतिक हस्तक्षेप है, जिससे नियंत्रण कम और स्वायत्तता सीमित है। पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा अक्सर प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई की गई है, जिससे स्थिति में तनाव और बढ़ता है। इस तरह की कार्रवाई जनता की रॉटिकइजिलटा बढ़ाती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि उनके शांतिपूर्ण अधिकारों को दबाया जा रहा है। युवा नेतृत्व के बारे में चर्चा यह है कि जेन जेड कैसे संगठित हो रही है, स्कूलों, कॉलेजों, सोशल मीडिया ग्रुप्स, टेक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और किस तरह से प्रदर्शन के स्वरूप बदले हैं। अब भीड़ सिर्फ सड़कों पर नहीं निकलती, डिजिटल कैंपेन, हैशटैग, ऑनलाइन पिनिसना, वीडियो ब्लॉगर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफार्मों पर सामग्री बनाकर जनता को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे विरोध राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा है, और सूचना तेजी से फैल रही है। लोग विदेशी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिससे मामला सिर्फ स्थानीय राजनीति का नहीं रह गया है बल्कि वैश्विक मानवाधिकार और लोकतंत्र के सवालों से जुड़ गया है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है नेताओं की जवाबदेही। जनता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं है, वे कार्रवाई चाहते हैं। यदि पूर्व में लोग चुनावों में थोड़ा बहुत समझौता कर लेते थे, तो अब युवा और मध्यम आयु वर्ग दोनों किसी भी दल की भ्रष्ट प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अनियमितताएं, पारदर्शिता की कमी, वित्तीय रिपोर्टों में गड़बड़ी, सरकारी नादाइयों का दुरुपयोग, ये सभी विषय सार्वजनिक बहस में हैं। पार्ट 2 में यह भी दिखाया गया है कि कैसे ये विरोध शांतिपूर्ण शुरुआत करते हैं लेकिन हिंसक संघर्ष के जोखिम से जुड़े होते हैं। जब प्रदर्शन ज्यादा बढ़ते हैं, सरकार की प्रतिक्रिया होती है, पुलिस बल, आंसू गैस, किसी जगह पानी की बौछारें या लाठीचार्ज। ऐसा लगता है कि सरकार की रणनीति है नियंत्रण बनाए रखना, लेकिन ये उपाय अधिकतम बदलाव नहीं लाते,
बल्कि विद्रोह को और मजबूत करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है और न्याय के लिए लड़ाई जरूरी है। आर्थिक स्थिति भी इस भाग की चर्चा में एक बड़ा कारक है। युवाओं में बेरोजगारी और सीमित अवसरों का गम है। महंगाई, जन सुविधाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट, स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमितता, ये सभी मिलकर ऐसे हालात बना रहे हैं जहां लोग सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं चाहते बल्कि जीवन स्तर में सुधार चाह रहे हैं। और जब राजनीतिक नेतृत्व इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो नाराजगी सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल जाती है। पार्ट 2 में भविष्य की संभावनाएं और कूनाउटिम भी देखी जाती हैं। एक और, अगर युवा सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर पाते हैं, संवाद स्थापित कर पाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुधार के लिए दबाव डालते हैं, तो राजनीतिक परिवर्तन संभव है। लेकिन दूसरी ओर, अगर सरकार जोर जबरदस्ती से काम करती है या विरोध को दमन करती है, तो हिंसा का जोखिम बढ़ जाता है। बाहरी शक्तियां या राजनीतिक गठाबाधाओं के हित भी प्रभावित हो सकते हैं, कहीं वह बदलाव जनता की मुट्ठी भर लोगों के ही हित में न हो, बाहरी दबाव में न हो। समग्र रूप से पार्ट 2 यह संदेश देता है कि नेपाल जहां एक बुनियादी लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहा है, नेतृत्व, पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक विश्वास टूटा है, वहीं जेन ज़ेड और युवा वर्ग इन समस्याओं के खिलाफ बगावत के रूप में सामने आए हैं। ये लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक नई सामाजिक चेतना गा रही है कि सत्ता के लिए सिर्फ नाम की नहीं बल्कि असली जवाबदेही और पारदर्शिता चाहिए। अगर आप चाहें, तो मैं पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद ट्रांसक्रिप्ट खोजकर एकदम सटीक शब्दों में भी बता सकता हूं, ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि अभिमन्यु ने क्या क्या कहा है। नेपाल में इन दिनों जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बंद करने का निर्णय लिया, उन प्लेटफार्मों को जो नई नियमावली के तहत पंजीकरण नहीं कर पाए थे। सरकार का कहना था कि ये कदम नकली खबर, गलत सूचना और ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए जरूरी है। लेकिन बड़ी संख्या में युवा, खासकर जेन ज़ेड के लोग, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानने लगे। जब बंदी, बैन की सूचना मिली, तो युवाओं में गुस्सा और असंतोष फैला। युवा वर्ग इस बंदी को सिर्फ नियम की अनुपालन की बात नहीं, बल्कि सट्टाधारियों की मनमानी और पारदर्शिता की कमी का प्रमाण मानने लगा। सोशल मीडिया पर दिखने वाला ईपू किड्स, नेपो किड्स का ट्रेंड, यानी राजनीतिक परिवारों के बच्चों की आलीशान जिंदगी और प्रतीत होने वाली भेदभावपूर्ण स्थितियों को इस आंदोलन के इरादों में अहम हिस्सा बन गया। 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। काठमांडू में, विशेष रूप से संसद भवन और मेटिगाआ मंडला जैसे बड़े सार्वजनिक स्थानों पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। शुरुआत में ये शांतिपूर्ण रैली थी, लेकिन जल्दी ही स्थिति बिगड़ने लगी जब पुलिस और सुरक्षा बलों ने विरोधियों को तितर करने के लिए टियर गैस, वाटर कैनन्स, रबर की गोलियां और दर्जनों मामलों में जीवित गोलियां इस्तेमाल कीं। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरियाजा तोड़ने की कोशिश की, और उस पर पुलिस का जवाब आया। प्रदर्शन तेजी से फैले, न सिर्फ काठमांडू में बल्कि आसपास के इलाकों और अन्य शहरों में भी। हडेजटाली से बाहर भी युवा लोगों ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया, दबाव बढ़ने लगा। सरकार ने कुछ समय बाद उस सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस ले लिया, लेकिन असंतोष और क्रोध शांत नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग सड़कों पर थे, वे सिर्फ सोशल मीडिया बंदी के विरोध के लिए नहीं थे, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक पारदर्शिता की कमी जैसी गहराई से जुड़ी समस्याओं के लिए बोल रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांगें सिर्फ खुली बालकनी नहीं थीं, वे चाहते थे कि वर्तमान सरकार और नेतृत्व प्रणाली जवाबदेह बने। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, न्यायपालिका, संसद और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में जो विश्वास की कमी है, उसे बहाल किया जाए। युवा लोगों को यह लगता है कि राजनीतिक परिवारों और सत्ताधारियों के बच्चे, ईपू किड्स,
के रूप में विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और उनके गलत आचरण की वह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जिससे गुस्सा बढ़ रहा था। इन विरोधों के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के कार्यालयों, पुलिस चौकियों, संसद भवन आदि पर हमला किया, उनमें से कुछ जलाए गए। पुलिस बल ने नियंत्रण करने के लिए कठोर कार्रवाई की। ऐसे संघर्ष में कई लोग घायल और कुछ मारे गए। 3 मुख्य कारण हैं जिन्हें प्रदर्शन के पीछे माना जा रहा है। 1. भ्रष्टाचार। अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि सरकार और राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक संसाधनों और सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता महसूस कर रही है कि नेताओं और उनके आसपास के लोगों के लिए नियम अलग हैं, जबकि आम नागरिक को प्रतिदिन की जिंदगी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2. आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। युवाओं के पास रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। बढ़ती महंगाई, सीमित विकास और गरीबी ऐसी स्थितियां हैं जिनसे युवा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हैं। 3. स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार। सोशल मीडिया बंदी इस बात का प्रतीक बन गई कि सरकार व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर सकती है। युवाओं ने यह महसूस किया कि यदि आज ये प्लेटफॉर्म बंद किए जा सकते हैं, तो कल अन्य संस्थागत स्वतंत्रता भी खतरे में हो सकती हैं। सरकार की प्रतिक्रिया पहले तो प्रतिरोध और नियंत्रण की कोशिशों पर आधारित थी। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर करने की कोशिश की। कुछ स्थानों पर कर्फ्यू लगाया गया, आपातकालीन उपाय अपनाए गए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही प्रतिबंधित हुई और सुरक्षा बलों ने सड़क बंद कर दी। लेकिन विरोध कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया बंदी वापस ली जाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि सिर्फ उस कदम से काम नहीं चलेगा। उन्हें चाहिए एक ऐसी सरकार जो जवाबदेह हो, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करे और जो लोगों की सुनती हो, खासतौर पर युवा वर्ग की। इस आंदोलन में युवा नेतृत्व की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। एनजीओएस और सामाजिक समूहों ने भी इसे समर्थन दिया है। युवा प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर संवाद और एओआ की योजना तैयार की। वे कह रहे हैं कि यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है। प्रदर्शन के कुछ असर भी दिखने लगे हैं। पुराने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लिया। कर्फ्यू धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जनता में विरोध कर रही है और राजनीतिक नेतृत्व को यह दिखाने वाला दबाव बन गया है कि बिना बड़े बदलाव के स्थिति शांत नहीं होगी। इस भाग में यह समझना जरूरी है कि ये विरोध सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी की उम्मीदों और निराशाओं का मिला जुला रूप है। उम्मीद है कि लोकतंत्र सच में जनता का हो, निराशा है कि भ्रष्टाचार और असमानता ने लोकतंत्र को कमजोर कर दिया हो। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भरोसा बढ़ रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जो डिजिटल हैं, सोशल मीडिया पर जुड़े हैं और दुनिया के अन्य युवा आंदोलनों से प्रेरणा लेते हैं।